नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 8 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ जी के रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग छठा सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे। जो अभी तक प्रीवियस 5 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसका मैंने कंप्लीट पेपर का हर एक शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 हुआ, उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, वो भी जाकर देख सकते। आरआरबी जेई का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फुल पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पे कराया गया, सबका सेपरेट में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। आइए, अगर आपको इसका कॉम्पाइल पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से पीडीएफ को आप हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा उत्तर होगा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 4। भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया? तो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज नीति नेशनल सीड्स पॉलिसी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय बीज नीति वर्ष 2002, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई है? तो चीन और फिलीपींस के बीच, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला और बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो पोषण अभियान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी किया जाएगा? तो पेरिस इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कर्तित पुष्पों के ताज़ापन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीक फ्रेशनेस कीपर विकसित किया है? तो CSIR, जिसका फुल फॉर्म केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दीर्घकालीन रोगों में फेफड़ों के वायुकोशों की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो वातस्फीति, ऑप्शन नंबर 4। कैबिनेट मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित थे? मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर सूची 2025 में किसे नामित किया गया था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नौसैनिक अभ्यास एकाइन का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया था? तो तंजानिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2006, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी का उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो जातक कथा का आख्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, उसका विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 58वां। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 58वां
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, जिन्हें भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी को आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? तो आपको पता है ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध काल की न्यायिक संरचना में वारिक कौन थे? तो वकील न्यायाधीश थे, ऑप्शन नंबर 3। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरी रानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता है? तो 25 मीटर का, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षे चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है? तो 1952 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किस इंडियन लाइट टैंक ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो जोरावर, ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2024 PIB फैक्ट शीट में हाईलाइट किए गए किस नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपार्जित निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में स्थान दिया जा रहा है? नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से जुड़ी है? तो अंबा नदी। अंबा नदी नेशनल वाटरवेज 10, ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर में रैम का क्या काम है? तो रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत्त बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? तो जीनोसियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर 4। शिलांग की बारापानी झील को डेस के नाम से जाना जाता है? तो उमियम झील। उमियम झील को शिलांग की बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सती विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के लिए खबरों में रहा, किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 38। आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 है? IIT इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आर्टिकल 239 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। डिकेथलॉन
जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलोर में स्थापित किया, एक फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी नामक कला शैली कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, तो वो कपड़ा है। ऑप्शन नंबर 4। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, तो सेटिंग, पर्सनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करता है, तो जिला। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी प्रायः किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं, तो अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं। ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मैथ के सारे प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाता है। हाँ या ना। मैथ और रीजनिंग का पूरा है। मैथ के बाद फिर हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। 1200 रुपये की राशि है, 4% की दर से 9 माह के लिए एसआई। तो देखिए यहाँ पर रेट 4% है, तो 9 माह में कितना देगा, तो 1200 का 4% की दर से 9 महीने का ब्याज, मतलब प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। 00 से 00 गया, 9 चौक 36, 36 गुना 12, 36 को 12 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 432 रुपया इसका एसआई। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना था, जो कि आप लोग किए होंगे। हाँ या ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 की स्पीड से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, तो निशांत को कितना लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ जाना है, हाँ ना। तो जब जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन कहने का मतलब है कि S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2 के। हाँ या ना। अब देखिए पहले वाले प्रशांत का स्पीड है 117, 117 की स्पीड से कितना घंटा चला सर, 16 घंटा। तो दूसरा व्यक्ति है निशा, जो 48 की स्पीड से जाती है, तो कहता है कितना समय लगेगा, तो x घंटा। ये 16 इस 48 को 3 बार में काटेगा, ये 3 इस 117 को 39 बार में काटेगा, मतलब निशा जो है ना उस कार्य को 39 घंटे में करेगी। ऑप्शन नंबर, मतलब वो डिस्टेंस कवर करेगी 39 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। 6 अंक की संख्या दे रखा और कह रखा है कि ये 11 से विभाज्य है, तो कह रखा निम्नलिखित में से m और n के बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ या ना। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, M8 3 M9 2। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ओड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो पहले ओड लेते हैं, 2 + m + 8, तो 8 + 2 10, 10 + m, तो सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, तो 9 3 12। अब चूंकि ये n है, ये क्या है n। हाँ या ना। तो 9 + 3 12, 12 + n। हाँ या ना। ये 11 से विभाज्य होगा। कब विभाज्य होगा सर, जब इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का डिफरेंस 11 से विभाज्य हो। तो पहले यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेते, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा तो m + n। हाँ या ना। अब -2, हाँ या ना, = 0 के बराबर कर देते, तो m + n -2 = 0। तो यहाँ से m + n बराबर निकल के आया 2, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर तो हम लोग कर दिए सम ऑफ ओड माइनस सम ऑफ इवन। अब बार करते सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ओड। तो 12 + n में 10 + m घटाएंगे, 10 + m क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि यहाँ घटाते तो यहाँ भी आता सर माइनस। एक मिनट, ऊपर वाले स्टेप में ही देखिए घटाना है सर, तो घटाएंगे तो दोनों में न घटेगा, तो -12। और इधर नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से लिखेंगे, तो 10 + m -12 -n। अगर 11 से विभाज्य होगा मतलब 0 के बराबर। हाँ या ना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वो 11 से लग जाएगा। अब देखिए ये m है, ये n है, तो m - n। 10 में से 12 गया -2, -2 इक्वल के उधर गया तो +2, यानी m - n बराबर 2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी
2-3 शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में ये शायद तीसरा या चौथा बार पूछा जा चुका है। तो आज का जो होमवर्क है आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का ये प्रश्न है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये कैलकुलेटिव थोड़ा प्रश्न होगा, आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है। तो एक बार आप प्रयास कीजिएगा, अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिससे जिससे बनेगा वो कमेंट कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था पुष्पेंद्र जी ने और निखिल गुप्ता कानपुर वाले ने, इन दोनों ने रीजनिंग के प्रश्न का जवाब दिया था। मैथ के भी प्रश्नों का आपको जवाब देना है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो देखना है, साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ठीक है, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेटों में भी देख चुके हैं, हाँ या ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से बना के कमेंट में कमेंट करना है। ये भी देखिए, ये 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x² माइनस 25 गुना 3 तो 75x, 12 गुना 3 12 3 36। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा और ये 3 कट गया। अब -7 इस सब के साथ गुना होगा तो -7 इंटू x² तो -7x², -7 इंटू +9x तो 7×9 = 63 तो -63x, माइनस माइनस प्लस 13 × 7 = 91, है ना। -7x² + 7x² कट गया, -75 -63, 5 3 8 7 6 13, ये क्या हो गया माइनस में, -138x प्लस 36 + 91 तो 36 + 91 हो गया 127। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। कर रखा है 20 पुस्तक का एसपी 5 पुस्तक के सीपी के बराबर है, यानी यहाँ से सीपी पता चल गया 20, एसपी पता चल गया 5, मतलब 20 का चीज़ को कितने पे बेचे 5 पे, तो कितने का लॉस किए 15 का, कितने पे सर 20 पर, तो 100 पर कितना, हाँ या ना। तो ये लॉस किए 20 पंचे 100, 15 पचे 75%, मतलब 75% की हानि, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पूछ रहा है 24 और 150 का मध्यानुपाती। अब देखिए मध्यानुपाती आपको पता है, मान लेते हैं कि अगर दो संख्या ए और बी है, अगर इसका मध्यानुपाती बोले तो इस दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर दो नंबर है 24 और 150, यानी 24 और 150 के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना, हाँ है ना। आइए लेते हैं। अब देखिए 24 है तो 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 8 या 24, 150 है, 150 मतलब 2 गुना 75, 2 गुना 75 तो 2 गुना 75 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 गुना 3, हाँ है ना। अब देखिए पेयर बनाते हैं सर, तो पेयर बना लेते, इस दो दो के बदले एक दो, ये दो और ये दो, ये दो दो के बदले एक दो क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये दो तीन है, इस दो तीन के बदले एक तीन और दो पाँच है, उस दो पाँच के लिए एक पाँच, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, मतलब इसका जो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आएगा 60, यही इसका मध्यानुपाती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही हो जाएगा। अब देखिए √25 का वैल्यू 5 होता है, इसके साथ 4 गुना है तो 5 गुना 4 -20 -3। अब देखिए 20 3 23, -23 में +2 गया तो यहाँ पर अगर ऐसे कर दे 102 - 23, 102 में 23 घटाना है तो आंसर निकल के आएगा 79। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 3 में से पहले -6 घटाएंगे तो इधर आया -3, 9 गुना -3 हो गया 27, तो 30 है तो 30 में से 27 गया तो हो गया 3। अब 954 डिवाइडेड बाय 3, अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे तो 954 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 318। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किससे विभाज्य। पहले देखिए ये कैसा नंबर है, ओड नंबर, ओड नंबर है तो ओड नंबर को विभाज्य करने वाला नंबर भी एक ओड ही होगा। इवन का कभी भी टेबल पढ़िए तो कभी भी ओड नंबर नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या। अब देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का नियम, क्योंकि एक ऑप्शन है 9 और एक है 19। 9 से 9 खत्म कीजिए, 6 2 8 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 4 27, 4 31, 4 35। क्या 35 9 से लगता नहीं, तो 9 होगा, ये भी ऑप्शन गया, तो एक ही ऑप्शन बचता ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का अप्रोच लेना है। फिर बोल रखा है इसमें से किससे विभाज्य है। फिर से अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये एक ओड नंबर है, तो क्या
इवन नंबर का टेबल में कभी भी ओड आएगा? मतलब क्या इवन नंबर कभी भी ओड नंबर को लगाएगा? नहीं लगाएगा। मतलब ये 12 8 कभी भी इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। अब बचा 3 और 5 में, इसका यूनिट डिजिट 7 है। 5 कहता है कि उसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आना चाहिए, तो 5 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग 5 स्टार क्वेश्चन कहेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो यहाँ पर चाहिए b² और यहाँ पर a²। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे आप इस पर भी ऑब्जेक्शन क्या कर सकते, लगा सकते हैं। बाकी इंग्लिश में भी देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या लैंग्वेज यूज किया है, हाँ या ना। अब कह रखा एक मीनार के आधार से, तो पहले एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। एक मीनार के आधार से b² a² मीटर की दूरी पर इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः 2 बिंदु x और y से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है और मीनार के विपरीत दिशा में। मतलब उस मीनार से 2 गया है जो उसके विपरीत दिशा में है, हाँ या ना। एक बिंदु है x और एक बिंदु है y, इसको मिलाने बोला है और इधर भी मिलाने बोला है। तो इस मीनार को हम मान लेते हैं सर XY, तो इसको Z बोल देते, इसको A बोल देते। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h का रखा है। एक मीनार से, एक मीनार के आधार से एक बिंदु x जो है ना b² की दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है b² और यहाँ से यहाँ की दूरी है a²। अब क्या रखा है, पूरक कोण है, बनने वाला एंगल जो है ना उन्नयन कोण पूरक है। मतलब अगर पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल का सम 90। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इन ट्रायंगल AZX, इन ट्रायंगल AZX में टेन थीटा होता है सर PYB, P के जगह पर H माने, अब B आपका है b², है ना एक इक्वेशन। दूसरा है टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट लिख दे कोट थीटा, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा वही 10 पे है, तो PYB यानी P के जगह पर H और B के जगह पर a²। अब इस दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे h गुना h² होगा और a² b² नीचे गुना होगा, तो 1 बराबर h² बटे a² b²। तो यहाँ से h² बराबर हो जाएगा a² b² किसके, तो यहाँ से h² बराबर a² b², तो h निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर a² b², मतलब AB। और आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को ही h माने हैं, यानी इसका सही उत्तर AB ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। देखिए इसमें एक और सवाल पूछता है, मीनार के यहाँ तो विपरीत दिशा में है ना, कह देता समान दिशा में ही, क्या कहता समान दिशा में, तब इस टाइप का क्वेश्चन बनता, हाँ या ना। तब इस फिगर पे क्वेश्चन को बनाते। इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 80 है, तीसरी संख्या 109 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत। देखिए दो संख्याओं का औसत 80, तो ये दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 80 गुना 2 160। तीसरी संख्या 109 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 160 प्लस 109 तो हो जाएगा 269। ये क्या है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्या का योग। पांच संख्याओं का योग है 655, तो दो संख्या बचा हुआ दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो 655 में 269 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3। ये दो संख्याओं का क्या है, सम। ये दो संख्याओं का योग, उसका औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 386 बटे 2, मतलब 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6, मतलब वो बचा हुआ दो संख्याओं का औसत 193, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 82 18 80 का रखा है, इससे बनने वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको एक ट्रिपलेट पता होगा 9 40 41, अब ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है, मतलब 9 में 2 गुना करेंगे 18, 40 में 2 गुना करेंगे 80, 41 में 2 गुना करेंगे 82, मतलब ये भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट बनता है, मतलब ट्रिपलेट जिसका भी बना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़का वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस, छोटका को कुछ मान लीजिए 18 मान लीजिए बेस, तो हाइट हो जाएगा 80। अगर बेस को 80 मानिए तो हाइट हो जाएगा 18। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस अगर 18 मानेंगे तो हाइट हो जाएगा 80। इस पे तो कभी कंफ्यूज ही नहीं करना। ये 2 इस 18 को 9 बार में 9 गुना 80 मतलब 720,
CM है तो CM स्क्वायर इसका एरिया, ऑप्शन नंबर 4। है ना। अगर आपको ट्रिपलेट ना पता होगा तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है। देखिए, आपको पता होगा कि मैं डेली आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फुल पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करा रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहा हूं। तो कम से कम चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कर रखा एम और एन एक वेबसाइट को शुरू करते। एम 3 महीना के लिए एन के निवेश से 46,000 अधिक निवेश करता है। दो व्यक्ति है एम और एन, तो मान लेते हैं कि एन x रुपया निवेश किया, तो एम कितना निवेश कर रहा है? 46,000 अधिक, मतलब x प्लस 46,000। हाँ है ना। क्या रखा? एम जो निवेश किया 3 महीना के लिए, x निवेश किया 4 महीना के लिए, तो इन दोनों के शेयर का रेशियो इतना। अब कर रखा है, देखिए टोटल लाभ प्रॉफिट की बात हो रहा है। टोटल प्रॉफिट है 1359 का, टोटल प्रॉफिट है 1359 का। उसमें से m का हिस्सा कर रखा n के हिस्से से 453 अधिक। मान लेते हैं कि n का हिस्सा y है, तो m का हिस्सा कितना होगा? y प्लस 453। अब इस दोनों का सम ही कितने के बराबर? 1359। तो y प्लस वाई हो गया 2y प्लस 453 इज इक्वल टू 1359। घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, यानी 2y बराबर 906। तो y बराबर होगा 2 चौक 8, 2 पंचे 63, मतलब y कितना हो गया? 453। मतलब m का हिस्सा कितना होगा? 453 प्लस 453 दो बार, और n का प्रॉफिट कितना होगा? ओनली 453। मतलब m और n का प्रॉफिट क्या हो गया? मतलब n को मिला 453 रुपया और m को मिला 453 दो बार, मतलब 2 गुना 453, जो कि आपका 906 है ना। अब इस दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 2:1, क्योंकि ये इसको काटेगा 2 बार में। अब इनका जो शेयर का रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। मतलब यहाँ पर इनका रेशियो होगा 3 इंटू एक्स प्लस 46,000 बटे 4x, और ये बराबर हो जाएगा m बटे n के प्रॉफिट का रेशियो, जो कि है 2/1। हाँ या ना। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 गुना x 3x प्लस 46 गुना 3000, तो 46 गुना 3, तो 46 दिया 138 पर 000, ये 4x 2x की तरफ गुना होगा तो 8x, ये 3x 8x की तरफ गया तो घटा, तो 8x में से 3x गया 5x, 5x बराबर 138,000। तो x बराबर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 पचे 25, मतलब 27,500। एक मिनट, 5 एकम 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 3 5 36, 27,600 x का हिस्सा पूछ रहा है m द्वारा निवेशित राशि। तो m कितना निवेश किया? तो x प्लस 46,000, x प्लस 46,000, x कितना निकला? तो 27,600 प्लस 46,000। हाँ या ना। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 73,600। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला। 16 नंबर देखते। देखिए, 658 रुपये की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18:12:2 के अनुपात में निवेश किया। तो मान लेते कि वो 3 व्यक्ति है जिनका नाम है A:B:C, A:B:C। अब देखिए 18:12:2 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 बार में, 12 कटा 6 बार में और 2 कटा 1 बार में। हाँ या ना। तीनों का सम कितना हो गया? 9 6 15, 15 और 1 16, 16 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 658। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 16 चौक 64, 1 16 एकम 16, 2 16 एकम 16, 2, मतलब लगभग 41.1 मान लेते हैं। हाँ या ना। तो कह रखा बंटन में सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। तो सबसे बड़ा हिस्सा है 9, सबसे छोटा हिस्सा है 1, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 9 में से 1 गया 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 41.1, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 8 गुना 41.1, तो 1 को 8 से गुना करेंगे 8, 8 8 चौक 32, मतलब 328.8 के नियरेस्ट। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 329। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49, 97 और 189 को इस प्रकार से विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है इसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस का एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो 97 में सबसे पहले 49 घटाते, तो 97 में 49 घटाए तो हो गया 48। 189 में 97 घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, 18 में से 9 गया 9। अब 189 में 49 घटाएंगे तो हो जाएगा 140। इसी का क्या लेना है? एचसीएफ। तो 48, 92, 140 का एचसीएफ ऑप्शन में बात करेंगे। 5 से तो लगेगा नहीं, 3 तो इसको काटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। 7 48 को काटेगा नहीं, तो एक ही बचा, इस तीनों का एचसीएफ 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 24 वर्ष अधिक है। हाँ या ना? दो व्यक्ति है, मैन और सन। 3 वर्ष पहले मान लेते कि पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु क्या होगा? दोगुने से 24 अधिक, मतलब 2x + 24। तो वर्तमान में क्या होगा? 3 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में क्या होगा? 3 जोड़ेंगे, तो 2x 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया वर्तमान में? फादर है ना, तो f 2x + 27, तो पुत्र क्या होगा? x + 3। कर रखा है कितने वर्ष बाद उनकी आयु दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? तो मान लेते हैं कि वो m वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? m वर्ष बाद, यानी 2x + 27 + m बराबर हो जाएगा x + 3 में m वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? m वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी? मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना। तो यहाँ पर हो गया 2x + 27 + m = 2x + 6 + 2m। हाँ है ना? 2x से 2x कट गया, ये m 2m की तरफ घटेगा तो 2m - m m, ये 6 27 की तरफ घटा तो 27 - 6 हो गया 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है सर जो हम लोग प्रीवियस में भी देख चुके हैं। मतलब 1-2 सेट पहले ही इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। पहला सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला दिन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट भी बनाने का तरीका है, फिगर के भी माध्यम से हम लोग चलेंगे। कर रखा है रेलगाड़ी स्टेशन M से स्टेशन N तक जाती है। रेलगाड़ी A चलती है, पहले 8:25 AM पे चलती है और 3:25 PM पे पहुंचती है। तो समय कितना लगा? तो 8:25 से 3, 8 4 12, 12 3 7, मतलब 7 घंटे का समय लगा। वापस इधर से आती है, वापस इधर से आई ट्रेन B से, जो 10:25 में चलता है और 3:25 PM में पहुंचता, मतलब दोनों पहुंच रहा है सेम समय में। तो यहाँ पे समय कितना लिया? 10 2 12 3, 5 घंटा। हाँ है ना? तो इस केस में हम लोग पहले क्या करते? इनके टाइम का रेशियो लेते। तो टाइम का रेशियो हो गया सर 7:5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 5:7। अब इनका जो रेशियो होता है ना, इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लिए 35। मतलब मान लिए कि यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो कितना है? 35 यूनिट है। कितना है? 35 यूनिट। हाँ या ना? तो अब इस कहानी को फिर से अच्छे से समझेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया सर 35 यूनिट। कितना हो गया? 35 यूनिट बोलिए या किलोमीटर बोलिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए, पहला वाला ट्रेन है ना 8:25 में चला, दूसरा वाला ट्रेन 10:25 में चला। ये जब भी मिलेगा 8:25 और 10:25 के बीच में नहीं मिलेगा, 10:25 के बाद मिलेगा, क्योंकि ये 2 घंटा पहले चला, ये 2 घंटा बाद चला। जब भी मिलेगा 2 घंटा बाद, मतलब 10:25 के बाद ही मिलेगा, चाहे जब मिले। तो पहले ए को 2 घंटा चला देते, पहले ए को 2 घंटा चला देते। ए 1 घंटा में 5 यूनिट चलता है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा? तो 2 घंटा में चलेगा 10 यूनिट। हाँ या ना? तो टोटल बचा कितना यूनिट? 35 यूनिट। अब यहाँ पे टाइम हो गया 10:25 AM। ठीक है, अब टाइम हो गया 10:25 AM और इसके लिए भी टाइमिंग हो गया 10:25 AM। तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा? 35 में से 10 चल गया तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 25 यूनिट। ये 25 यूनिट को ही कवर कराना है। तो बचा कितना? 25। ये चल कैसे रहा है सर? विपरीत।
ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट तो ये दोनों का टाइम कितना लगेगा, तो टोटल 25 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, और उसको कवर करने के लिए समय लगेगा, मतलब स्पीड का रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ता है, तो 7 + 5 मतलब 12। ये यूनिट है तो यूनिट बोलिए 25/12 घंटा लगेगा। तो 25/12 घंटा मतलब 12 दूनी 24, 2 घंटा प्लस 1/12 घंटा। एक घंटा में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12, इस साइड को 5 बार में, तो समय लगेगा 2 घंटा 5 मिनट का। समय लगा 2 घंटा 5 मिनट का, हाँ या ना। कर रखा ए और बी का मिलने का समय। अब देखिए शुरुआत किया 10:25 में, क्योंकि 8:25 में तो मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा 10:25 के बाद मिलेगा। तो 10:25 के कितना घंटे बाद, तो 2 घंटा 5 मिनट बाद। तो 10:25 से 2 घंटा बाद होगा 12:25। अब उस 12:25 में भी 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12:30। अब ये पीएम हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर 12:30 पीएम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन शायद दूसरा या तीसरा बार हम लोग देख रहे अंडर ग्रेजुएट के पेपर में, पहले भी देखिए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,680 है। यदि 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है, तो 30 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए टोटल जनसंख्या है 14,680। 2 क्रमिक वर्षों में पहला साल 25% का वृद्धि हुआ, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। वृद्धि हुआ मतलब 4 का चीज कितना हो गया 5, मतलब 5/4। उसी तरीके से 70% का वृद्धि, तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। वृद्धि हुआ तो 10 का चीज में 7 बढ़ा तो हो कितना गया 10 7 70/10। उसी तरीके से 20% घटा तो हो कितना गया 80%। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 4/5। हाँ है ना, ये 5 से 5 क्या हो गया कट गया, ये 4 से 4 क्या हो गया कट गया, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया। फाइनली बचा 1468 गुना 17, हाँ या ना। तो 68 56 का 6 मतलब यूनिट डिजिट में 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2352 रुपया है और ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो धनराशि पूछ रहा है। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/20। तो 2 साल का है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 यूनिट। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट, तो इस 400 पे पहला साल ब्याज कितना देगा, तो 400 का 1/20, तो 400 का 1/20 20। दूसरा साल ब्याज कितना देगा, तो 400 का 1/20 20। ये तो ऐसा ही हो गया, लेकिन सीआई क्या होता है ब्याज पे ब्याज, मतलब फिर 20 का 1/20, तो 20 का 1/20 मतलब 1 यूनिट। सिर्फ बात करेंगे पहला साल कितना ब्याज दिया 20 यूनिट, सिर्फ दूसरा साल कितना दिया, तो 20 + 1 मतलब 21 यूनिट। टोटल कितना ब्याज दिया, तो 20 + 21 41 यूनिट। लेकिन ये नहीं बोला टोटल 2 वर्ष का ब्याज, ये कह रखा दूसर के वर्ष देता है 2352 रुपया ब्याज। दूसर के वर्ष कितना यूनिट ब्याज दिया 21 यूनिट, यही 21 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 2352। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 23 21 से कम 21 2, 21 से कम 21 4, 21 दूनी 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू 112। पूछ रहा है धनराशि, तो धनराशि कितना है 400 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 112, तो 400 यूनिट का वैल्यू 400 गुना 112, तो 112 चौक 448, 448 पे डबल जीरो। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 5,000 है, उस पर पहले 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट दिए तो बेचे कितना में 90%, मतलब 90/100। फिर 5% का छूट दिया तो बेचे कितना 95, 95% का वैल्यू 19/20, हाँ या ना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो इस 2 जीरो को काटा, ये 2 इस 50 को काटेगा 25 बार में, तो देखिए आएगा 25 गुना 9 गुना 19। अब देखिए 19 नमा 171, 171 गुना 25, तो 25 से कम 25 का 5, बाकी 2, 25 सत्ते 175, 2 177 का 7 बचा 17, 25 से कम 25 और 17 हो जाएगा 42/75, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे यूनिट डिजिट पे बात करते हैं तो 5 से कम 5, यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति
नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उसने 17 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। मतलब एक पेंसिल का एसपी है, एक पेंसिल का एसपी है 17 रुपया, एक पेंसिल का सीपी कितना है, देखिए 180 रुपया में के को खरीदा, एक दर्जन मतलब 12 पीस, तो एक को खरीदा कितने में, 15 रुपया में, क्योंकि 180/12 मतलब 15 रुपया उस वस्तु का सीपी। अब 15 में खरीदा सर, 17 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, कितने पे, 15 पर, तो 100 पर कितना, तो हो जाएगा 200/15%, 200/15%, और 200/15% 13.33, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैच में बनाए गए औसत रन 42 है, औसत रन 42 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 15 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन पूछ रहा है। देखिए 23 मैच में औसत रन 42 है, तो सम कितना होगा, तो 23 मैचों का रनों का योग होगा 23 गुना 42। 10 मैच का औसत रन 15 है, तो 10 मैचों का योग कितना होगा, तो 10 मैचों का योग होगा 10 गुना 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना मैच हुआ 33, इसी का औसत पूछा है। 3 से इसको काटेंगे 11 बार में, 3 पंचे 15, 3 से इसको काटेंगे 14 बार में। अब हल्का नंबर है, 14 तिया 42 का 2, बाकी 4, 14 दूनी 28, 4 32, 322 प्लस 50/11, हाँ या ना, 322 प्लस 50 हो गया 372/11। आइए डिवाइड करते हैं, 11 तिया 33, 4 42, 11 तिया 33, ठीक है, तो 33 के लगभग मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 18 दिनों में। देखिए ए है, एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 18 36, मतलब टोटल वर्क हो गया 36। ए 12 दिन में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, मतलब एफिशिएंसी 1 डे वर्क। बी 18 दिन में 36 काम किया तो बी एक दिन में काम करेगा 2, मतलब एफिशिएंसी 2। अब करता है, वे दोनों 4 दिनों तक साथ में काम किए, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 2 5, एक दिन में 5 काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम किया, तो 4 गुना 5 मतलब 20 काम किया। 36 में से 20 काम कर लिया तो बचा कितना काम, 16। अब इस 16 काम को कौन कर रहा है, ए और बी साथ में, सॉरी बचा कितना काम, ये नहीं पूछा कार्य का कितना भाग बचा, तो बचा कितना कार्य, 16, कितने में सर, 36 में, तो इसी का फ्रैक्शन पार्ट पूछ रहा है। तो 4 चौक 16, 4 नमा 36, मतलब कितना कार्य बच गया, तो 4/9, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन एनटीपीसी यूजी में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया एक काम को 30 दिन में, जया एक काम को 30 दिन में, जया और सुषमा, जया और सुषमा उसी काम को 21 दिनों में, जया सुषमा और हिना, जया सुषमा और हिना उसी काम को 14 दिन में करते। तो सबसे पहले 30 21 14 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 30 21 14 का एलसीएम मेरे ख्याल से 210 हो जाएगा, 30 सत्ते, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 210। जया 30 दिन में 210 काम की तो जया का एफिशिएंसी 7, जया प्लस सुषमा 21 दिन में 210 काम की तो जया प्लस सुषमा का एफिशिएंसी 10, जया प्लस सुषमा प्लस हिना 14 दिन में 210 काम की, 14 एकम 14, 7 14 25 70, मतलब जया प्लस सुषमा प्लस हिना की एफिशिएंसी हो गया 14। अब सवाल ये थोड़ी ना, सवाल पूछ रहा है कि तीनों मिलकर जया और हिना, कौन पूछ रहा है, जया और हिना उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल कार्य है 210, इस 210 कार्य को जया और हिना, जया का एफिशिएंसी यहाँ देखिए सर 7, हिना का कितना है, तो जया प्लस सुषमा का 10, जया प्लस सुषमा प्लस हिना का 15, तो हिना का कितना निकलेगा 15 - 10, मतलब 15 - 10 मतलब 5, हिना का कितना हो गया 5, हाँ या ना, हिना का कितना हो गया 5। अब इस काम को करने बोल रहा है जया और हिना, तो जया का एफिशिएंसी 5 और सॉरी हिना का एफिशिएंसी 5, जया का एफिशिएंसी 7, तो दोनों के एफिशिएंसी का जोड़ हो गया 7 + 5 12, हाँ या ना। तो कर रखा उस काम को जया और हिना कितने समय में करेंगे, तो 210/12। अब ये किससे कटेगा सर, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 6 से कटा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 6 पंचे 30, मतलब 35/2 दिन में जया और हिना उस कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 3500 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का एमपी है, एमपी है, एक वस्तु का एमपी कितना है, एमपी, हाँ है ना। अब उस पर 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट दिए तो बेचे कितना में 80%, 80% ही उसका क्या बन गया एसपी। अब क्या रखा है
कि उसको कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, मतलब वो खरीदे मूल्य पर बेच दिया, मतलब वो कितने के बराबर हो गया, 3500 के। हाँ या ना, क्योंकि लाभ और हानि कुछ नहीं हुआ, मतलब जितना में खरीदे होंगे उतना में ही बेच दिए, मतलब हमारा एसपी ही सीपी बन गया। हाँ या ना, ये कटा है 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये 4 डबल जीरो मतलब 100 को काटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 35, तो यहाँ से एमपी हो गया, ऊपर में 35 गुना 25। हाँ या ना, और नीचे ये 5 है ये, तो इधर जाके क्या होगा, गुना। हाँ या ना, अब देखिए 25 पंचे 125, 125 गुना 35, बस इसको क्या करना है, गुना। गुना कीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही शानदार जानदार, जो बोलना है बोल सकते हैं। हाँ या ना, कह रखा है ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, ये पहले भी पूछ गया, ये एक दो शिफ्टों में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। हाँ या ना, कह रखा है बी सी पैरेलल ए डी, मतलब अगर इसका नाम बी देते, इसका नाम सी देते, तो ये ए हो गया, ये डी। कह रखा है ये और ये पैरेलल है। हाँ या ना, कह रखा है ए सी बराबर सी डी, मतलब ये ए सी और सी डी को मिलाने बोला। हाँ या ना, ये ए सी और सी डी क्या है, बराबर है। आगे एंगल ए बी सी 19, मतलब ये वाला एंगल कितना है, एंगल के लिए दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ये कितना है सर, 19, और कर रखा बी ए सी मतलब ये एंगल कितना है, 137। हाँ या ना, अब एक बात बताइएगा सर, एक बात बताइएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होता है ना, तो आपको पता है एक ही ओर के दो अंता कोणों का योगफल कितना होता है, 180, मतलब ये, सॉरी देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन, ये उसके लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला लाइन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो एक ही ओर के दो अंता कोणों का योगफल 180 होता है, एक ही ओर के दो अंता कोणों का योगफल 180, मतलब इसका प्लस इसका सम 180, ये तो 137 है, तो इसको क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो x प्लस 137 प्लस 19 इज इक्वल टू 180, पता है, ठीक है। एक ही ओर के दो अंता कोणों का सम कितना हो जाता है, 180। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप बताइए 137 प्लस 19 156, तो x प्लस 156 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से x निकल के आया 180 माइनस 156 मतलब 24, मतलब ये वाला वैल्यू पता चल गया 24। अब एक बात बताइए, ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके सामने का एंगल ये, तो इसके सामने का एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के अगर दो साइड सेम होता है तो उसके आमने सामने का एंगल भी क्या होता है, सेम। तो ये 24 हो गया, तो ये भी 24, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 48। तो ये कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180, तो दो एंगल का सम 48, तो बचा हुआ एंगल होगा 180 माइनस 48, 180 में 48 घटाएंगे तो 132 डिग्री, मतलब ये एंगल 132, यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बेहद ही आसान, कह रखा 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए कह रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार यहाँ पे 12 है, ऊंचाई 8 है, ये 2 इस 12 को 6 बार में, 8 गुना 4 मतलब 48 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का 65%, तो 65 का 65% मतलब 65 गुना 65/100, कर रखा है कि 15 के 1/5, तो 15 का 1/5 3 से कितना अधिक है, तो देखिए 65 गुना 65 मतलब 65 का स्क्वायर, अब 65 का स्क्वायर होता है 4225, अब 4225 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 42.25, और ये कितना है 3, तो कह रखा है ये 42.25 3 से कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल के आएगा 39.25, कितना अधिक है 39.25, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। अब हम लोग चल रहे रीजनिंग के प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले आप लोग मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो का सिर्फ जीके वाला पार्ट देखे, कि रीजनिंग वाला पार्ट देखने के लिए आए, कि मैथ वाला पार्ट देखने के लिए, कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस बार आप लोग इस वीडियो में उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जैसा कि आप लोग ग्रेजुएट लेवल के पेपर में दिखा रहे थे। हाँ है ना, तो कम से कम इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी अच्छे से वीडियो को लाने का। हाँ है ना। देखिए 102 से 108 जाने में 6 बढ़ा है, 108 से 120 जाने में 12 बढ़ा है, 120 से 138 जाने में 18 बढ़ा है, 138 से 162 जाने में 24 बढ़ा है। तो अगली बार कितना, 6 12 18 24, तो अगली बार 30 बढ़ाएंगे, तो 162 में 30 बढ़ाएंगे तो 192, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन क्या कह रखा है,
JKMLNOS गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। टोटल कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 7। कर रखा ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। एम के दाएं से गिरने पर के और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति। के का रिलेशन दे रखा है 2 जगह, तो के से स्टार्ट करते हैं। कर रखा है एम के दाया, एम यहाँ है तो एम का दाया तो इधर होगा। तो एम के दाएं से गिनने पर के और एम के बीच में 3, 1 2 3, मतलब के कहाँ बैठेगा? यहाँ। के और एम के बीच में 3। एस के ठीक दाएं पड़ोस में। एस के बारे में कह रखा के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब एस यहाँ पर। आगे का लाइन है एम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है। जे तो इधर बैठेगा नहीं, तो एम और जे है, दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है। आगे की कहानी का रखा है, ठीक है। तो ओ के बाएं से गिनने पे ओ और जे के बीच में 3 व्यक्ति। ओ के बाएं से, तो ओ के बाएं से गिनने पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। हाँ, ओ के बाएं से गिनेंगे तो ओ इधर है, तो ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच में, हाँ, ओ और जे के बीच में 3 व्यक्ति, मतलब जे यहाँ है तो ओ और जे के बीच में 3 व्यक्ति हो ही रहा है, मतलब ओ यहाँ बैठेगा। तो एक पर्सन कौन छूट गया है सर? एक पर्सन छूट गया एल, तो एल कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो कह रखा एल के बाएं से दूसरा, तो एल तो यहाँ है, तो एल के बाएं से दूसरा, तो बाएं तो इधर ही जाएगा, तो बाएं से दूसरा पर मिलेगा एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नहीं कराते, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन होता है। साइन कन्वर्जन के नियमों का पालन करते हुए जाना है, हाँ या ना। 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए। आ गया आपका बॉक्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। जी और ए के बीच में 2 बॉक्स रखा गया। जी और ए के बीच में क्या कर रखा है? 2 बॉक्स। कहाँ पे? नहीं पता। बी के ऊपर केवल एफ को, हाँ, बी के ऊपर केवल एफ को, मतलब यहाँ पे रखा गया। ए के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब ए सबसे नीचे वाले पोजीशन पे। ई को सी के ठीक नीचे किसी स्थान पे रखा गया, लेकिन डी के ऊपर कहाँ रखा गया नहीं पता। अब क्या रखा? जी और ए के बीच में 2 बॉक्स, तो जी और ए यहाँ है तो 1 2, तो जी और ए के बीच में 2 बॉक्स, मतलब जी यहाँ पर होगा। अब क्या रखा? बी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, ये हो गया। ई को, अब क्या रखा? ई को सी के नीचे, मतलब ई को सी के नीचे किसी स्थान पर और डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा, ये पूरा का पूरा पैटर्न बन गया। तो डी और एफ के बीच में कितना बॉक्स? डी यहाँ पर है, एफ यहाँ है, इसके बीच में टोटल कितना बॉक्स? 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन एक मैंने करा दिया। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5। आज का होमवर्क है आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का मात्र 2 व्यक्ति सही उत्तर दिए थे, निखिल गुप्ता जी और पुष्पेंद्र जी, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देख रहे, जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे, कम से कम जो क्वेश्चन आपको देते हैं वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बना के बताइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान ही देते, ऐसा नहीं है कि हार्ड वाला देते। एक निश्चित कूट भाषा में एल्प्स को इतना, पुणे को इतना, तो एल्प्स और पुणे में एक वर्ड कॉमन है, लेटर पी। डिजिट में बात करेंगे 3257 1346, दोनों में एक डिजिट कॉमन है 3, तो पी के लिए 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखते हैं 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 चौक 56, 9 सती 63, 9 अठी 72, तो वाट के अलावा एक होता 9 नमा 81, लेकिन इस पे नहीं गया। अब 51 से 64, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13, 64 से 77, 13 जोड़े, 77 से 90, 13 जोड़े, तो इस वाट के स्थान पर क्या होगा? 90 + 13, तो 90 + 13 103, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एल के बाद एन, एम छोड़कर, एन के बाद पी, ओ छोड़कर, पी के बाद क्यू छोड़कर आर के बाद एस आता है, एस को छोड़ना है, उसके बाद आएगा टी। ये दोनों ऑप्शन गया, हाँ या ना। अब देखिए दूसरा है 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़े 20, 20 में 3 जोड़े 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, मतलब 30 के साथ 26, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम वाला, मेड को इतना, हैम को इतना, तो मेड और हैम में 3 डिजिट कॉमन है, 3 लेटर कॉमन है, एम ए ई, और उसके लिए डिजिट कॉमन की बात करेंगे तो 4 7 2, 4 7 2, मतलब एम ए ई के लिए हो गया 4 7 2, तो एच पूछ रहा है, तो एच यहाँ पर है, तो यहाँ पे 4 7 2, एम ए ई के लिए, तो एच के लिए हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। ऐसे कितने प्रतीक है
जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। कर रखा है ऐसा कितना प्रतीक है जिसके पहले संख्या और बाद भी संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक। यहाँ पर देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, 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 दो संख्या के बीच में प्रतीक। टोटल कितना बना? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। कर रखा है a प्लस ई, तो a प्लस मतलब पुत्री है, मतलब a जो है ना e की पुत्री है, a पुत्री है e की, हाँ है ना। e माइनस एफ मतलब e f की पत्नी है, मतलब e जो है ना f की पत्नी है, तो ये तो पति कहलाएगा, हाँ है ना। f गुना n, f n का पिता है, f के बारे में कर दिया n का पिता है, तो अगर ये n का पिता है तो ये माता कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी। n डिवाइडेड बाय s मतलब n जो है ना s का भाई है, n जो है ना s का भाई है, मतलब ये भाई हो गया। तो a का s से संबंध, a का s से, एक मिनट, a प्लस ई, a जो है ना e की पुत्री है, a प्लस ई, a प्लस ई प्लस मतलब ए ई की पुत्री है, ई माइनस एफ, अच्छा ई माइनस एफ है सर, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। देखिए ए ई मतलब, सॉरी फिर उल्टा लिखा गया, क्या कह रखा ए प्लस ई, मतलब ए जो है ना वो ए की पुत्री है, ए जो है ना वो ए की पुत्री है, हाँ या ना। अब ई माइनस एफ मतलब ई जो है ना एफ की पत्नी है, मतलब ये क्या कहलाई? पत्नी, तो ये हो गया पति, तो ये इसका पिता। अब एफ गुना एन मतलब एफ जो है ना एन का पिता है, एफ जो है ना एन का पिता है, सॉरी मतलब एफ जो है ना एन का पिता है, एफ एन का पिता है। अब एन डिवाइडेड एस, तो एन जो है ना एस का भाई है, एन एस का भाई है। अब ये पुत्री है, तो कह रखा ए का एस से संबंध, ए का एस से संबंध, तो ए जो है ना एस का क्या कहलाएगा? क्योंकि देखिए ये इनके माता पिता है, ये इनके माता पिता इन तीनों के, तो ये दोनों आपस में भाई बहन, मतलब बहन का रिलेशन, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। तो देखिए आज का एक और क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन वाला, तो 2 गोलमेज सम्मेलन से इस क्वेश्चन पूछे गए इस शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए होमवर्क। तो ये 2 रीजनिंग का सवाल और एक मैथ का प्रश्न जो होमवर्क दिए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए डब्लू एक्स छोड़कर वाई, आर के बाद एस छोड़कर टी, तो यहाँ पर ए है तो बी छोड़कर सी, तो सी से तीनों ऑप्शन शुरू हो रहा है, हाँ या ना। अब उसके पहले वाले लेटर पे बात करते हैं, टी के बाद यू छोड़कर बी, तो एक्स के बाद आता वाई, वाई छोड़कर जेड, तो लास्ट में जेड सी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का सॉल्यूशन क्या था सर? 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो असंगत है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है, यही क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने का तरीका है, हाँ या ना। अब देखिए टी के डायरेक्ट बाद यू, एम के बाद एन छोड़कर ओ, क्यू के डायरेक्ट बाद आर, के डायरेक्ट बाद एल, तो सब डायरेक्ट बाद है, ये एक छोड़कर है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ए के बाद बी छोड़कर सी, पी के बाद क्यू छोड़कर आर, तो एस के बाद टी, ये डायरेक्ट है गलत, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई छोड़कर, ये भी गलत, क्यू के बाद आर छोड़कर एस, ये हो सकता है, एक्स के बाद वाई छोड़कर, ये दोनों हो सकता है। आगे का ऑप्शन पे चलते हैं, सी के बाद डी छोड़कर ई के बाद एफ छोड़कर जी, मतलब एक छोड़कर, फिर यहाँ पे देखिए टी के बाद डायरेक्ट यू आ गया, तो ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पे देखिए भी के बाद डब्ल्यू छोड़कर एक्स, तो यही इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पता है ये कैसे करते हैं? तो देखिए एच पहला दूसरा पहला, एफ पहला दूसरा पहला, तो देखिए पहला दूसरा पहला ये सही है, पहला दूसरा पहला ये सही है, पहला दूसरा पहला ये है नहीं, पहला दूसरा पहला है नहीं, तो ये दोनों में बात करेंगे। अब ई पे ले लेते हैं, तो चौथा पहला दूसरा, चौथा पहला दूसरा है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वही सेम क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन ही वही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखते हैं, पी के बाद क्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एल के बाद एम, ओ सेम, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 7 में से 2 गया, इस दोनों का डिफरेंस 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे डिफरेंस 115। अब बताइए 115 डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 105 का डिफरेंस है, यहाँ भी नहीं है, तो एक ऑप्शन यही बचता है जहाँ पर डिफरेंस 115 है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन तो हम नहीं कराते, आपको बिल्कुल पता है, आसान क्वेश्चन होता है, खुद से बनाइएगा। यहाँ पर लॉजिक लगाना है, 27 पे कितना जोड़े 8 लिख ही देते, 27, 35, 51, 75, 107। 27 में 8 जोड़े 35, 35 में कितना जोड़े, 11 में 5 गया 6, 4 में से 16, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 8 का टेबल है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो अगली बार 8 पंचे 40, तो 107 में 40 जोड़ेंगे तो 147, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया वही सर, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो असंगत है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए जे के बाद के एल छोड़कर एम, के एल छोड़कर एम, जी के बाद एच आई जे के, यहाँ पे चौथा पोजीशन, एन के बाद आर, ओ पी क्यू आर चौथा पोजीशन, डी से एच, ई एफ जी एच चौथा पोजीशन, यही असंगत है क्योंकि ये तीसरा पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भौतिक विज्ञानी रसायन शास्त्री कह रखा है, सभी का सभी फिजिसिस्ट केमिस्ट्री शास्त्री है, रसायन शास्त्री है, केमिस्ट है। अब कोई भी रसायन शास्त्री जीव विज्ञान नहीं है, कोई भी केमिस्ट, ठीक है, जीव विज्ञान नहीं है, तो ये बन जाएगा। तो कोई भी जीव विज्ञानी भौतिक विज्ञानी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा का सारा फिजिक्स केमिस्ट है और कोई भी केमिस्ट बायोलॉजियन नहीं है, तो ये बात सही है सर। कुछ जीव विज्ञानी भौतिक विज्ञानी नहीं है सर, तो केवल निष्कर्ष 1 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आसान है, क्या रखा है, प्रत्येक इवन नंबर में 2 जोड़ा गया, प्रत्येक ओड नंबर में 2 घटाया गया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 और पहले 2 का योग, तो अंतिम 2 है 7 1 और बनी संख्या में नई संख्या अंतिम 2 और पहला 2, 7 1 और 6 2 का सम, तो पहले 7 ओड है तो ओड में 2 घटाएंगे 5, 1 भी ओड है, सम में 2 जोड़ना, अच्छा विषम में भी 2 जोड़ने ही बोल रहा है, विषम में भी क्या बोला है, जोड़ना, तो 7 में से 2 जोड़े 9, 1 में भी 2 जोड़े 3, 6 में 2 जोड़े 8, 2 में 2 जोड़े 4, यही चारों का योग निकालना है, क्योंकि यहाँ का लास्ट 2 यहाँ के लास्ट 2 का सम, तो 9 3 12, 12 8 4 12 8 20, 20 + 4 24, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। अब देखिए आरोही क्रम किसको बोलता है सर, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो दिया गया नंबर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाइए और देखिए कि कितने का स्थान अपरिवर्तित हुआ है, कितने का स्थान अपरिवर्तित हुआ है। तो नंबर है 7 1 6 4 2 9 3 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना है, तो 1 2 3 4 5 है नहीं, 6 7 8 9, तो देखिए ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, यहाँ पर है नहीं बदला उसका पोजीशन, फिर सारा बदल गया, तो टोटल एक ऐसी संख्या जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ऑप्शन नंबर 2। फिर से आ गया 7 बॉक्स, वाह, 21 शिफ्ट में 7 बॉक्स का 3 क्वेश्चन, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे दिए, ओ को नीचे से दूसरे स्थान पे, ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर, ओ और जी के बीच में 3, 1 2 3, तो ओ और जी के बीच में 3, एल को ओ के नीचे कर रखा, एल को ओ के नीचे मतलब यहाँ, जी और एच के बीच में आई, जी यहाँ है तो जी और एच के बीच में केवल आई, एफ को जी के ऊपर रखा गया, एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर, तो एक पर्सन कौन बच गया है, कर रखा एल और एफ, तो एल यहाँ है एफ यहाँ है, उसके बीच में टोटल कितना बॉक्स, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या कर रखा है, कुछ पक्षी पशु है, कुछ पक्षी जो है ना पशु है, पशु मतलब एनिमल, और सभी पशु मेज है, सभी का सभी एनिमल्स जो है ना सर टेबल है, तो कुछ पक्षी मेज है, बिल्कुल सही, कुछ मच्छी, ये वाला हिस्सा क्या है टेबल, सभी मेज पशु है, सभी का सभी मेज पशु है, नहीं सर, केवल निष्कर्ष 1 सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आसान होता है, खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एफ के बाद एन, एफ ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 8वां पोजीशन, एन से भी एन
OPQRSTUV 8वां पोजीशन, बी से डी 8वां पोजीशन। तो एफ से 8वां पोजीशन पहले कौन होगा? तो यहाँ पर एक्स है, एक्स YZABCDEF मतलब एक्स ही होना चाहिए। तो ये दोनों यही ऑप्शन गया है। अब एक्स के बाद देखिए यू तो है ही है, उसके बाद वाला पे विचार करते हैं। यहाँ देखिए जेड के बाद एच, ZABCDEFGH 8वां पोजीशन। तो जेड से 8वां पोजीशन पहले, तो जेड से 8वां पोजीशन पहले हो जाएगा आर, बीच में तो यू है ही है। तो ये तो हो गया ये दोनों ऑप्शन। अब इस दोनों में छांटना है। अब देखिए 13, 24, 46, 13, 24, 46, 90, 178। तो 13 से 24, 4 में से 3 गया 11, यहाँ 6 में से 4 गया 2, 22, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 4, हाँ या ना, यहाँ घटाएंगे 8, 17 में से 9 गया 8, मतलब गुना हो रहा है। 11 का दुगना 22, 22 का दुगना 44, 44 का दुगना 88, तो 88 का दुगना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 178 में 176 जोड़ना है। 8 6 14, 7 7 14, 1 15, 1 1 2 और 1 3, मतलब XUR 354। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा आखिरी प्रश्न इस पूरे के पूरे शिफ्ट का, मतलब हम लोग अब अभी तक 8 अगस्त के तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका हमने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, पूरे के पूरे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का तो चल ही रहा है, ये तो आपको पता है। उसका अभी तक हमने 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया। जो नहीं देखे जाकर देख सकते, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता है कि आरआरबी एएलपी का CBT 1 भी हुआ था और CBT 2 भी हुआ था, CBT 1 भी हुआ था, 2 भी हुआ था। इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था 2024 दिसंबर 2024, इसके भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन कराया था। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाए और उनके संबंधित परिणामों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो दाएं से चौथा। पहले अंकों का योग करते हैं, तो 6 2 8, 8 7 15, 513, 5 3 8 और 1 9, 671, 6 1 7 7 14, 895 मतलब 9 5 14 8 22, 729, 7 2 9 9 18। कर रखा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाइए। तो पहले 9, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 22। कर रखा दाएं छोर से चौथा स्थान। तो दायां इधर है, दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर 14 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 8 अगस्त का भी थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त होता है। देखिए कौन कौन पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सिर्फ मैथ का देखे है वो मैथ के बारे में कमेंट कीजिएगा, जो रीजनिंग देखे वो रीजनिंग के बारे में कमेंट कीजिएगा कि सिर्फ मैं रीजनिंग देखने के लिए इस वीडियो को देखा हूँ। जो पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी आप लोगों के लिए अच्छा करने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।